चलें सर, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल तक हमने पूरी इंफॉर्मेशन देख ली थी इनकम स्टेटमेंट की। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने उसका ट्रेडिंग अकाउंट देखा था। फिर हमने उसकी पूरी इनकम स्टेटमेंट देखी थी। ठीक है, फिर हमने देखी थी इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गई बात? हमने जब इनकम स्टेटमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देख ली, तो उसके बाद अब हम क्या देखने, अच्छा हम एक उसके बाद मैंने कहा था पहले सवाल कर लेंगे, लेकिन हम सवाल करते हैं जरा बैलेंस शीट भी देख लें, फिर हम दोनों का फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम दोनों पर एक प्रैक्टिस सवाल देख लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, हम अब बात करने जा रहे हैं सर, आज हम दूसरा एरिया कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा सर, हमने कल जो है इनकम स्टेटमेंट से बात शुरू करी थी, तो सर जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था, तो सर मैंने वहां पर ना दो चीजें देखी थी। सर जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस देखा था, तो मैंने आपको ना वहां पर दो चीजें बताई थी। सर मैंने आपसे कहा कि यार एक इनकम आएगी, ठीक है, और सर फिर मैंने आपसे कहा कि एक एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। दो फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाऊंगा, यानी कि मैं जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाऊंगा, तो सर यहाँ पर तीन चीजें आएंगी। कौन सी तीन चीजें? सर नंबर वन, एक हमारे पास होगा एसेट, दूसरी होगी लायबिलिटी, ठीक है, तीसरा होगा कैपिटल। हमारे पास एक चीज होगी एसेट, एक चीज होगी हमारे पास कैपिटल, एंड देन फिर हमारे पास एक चीज होगी लाइब्रेरी। अच्छा सर ये तीनों, सर ये पांचों चीजें हैं क्या? सर मैं इन पांचों चीजों को इन एग्रीगेट में क्या बोलता हूँ? सर मैं इनको बोलता हूँ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसको क्या बोलते थे? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। अच्छा एक स्टेप याद रखिएगा, सर यहाँ पर हमारे पास एसेट्स की भी दो क्लास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। सर हमारे पास एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। ठीक है जी, एक हमारे पास होता है नॉन करंट एसेट और एक हमारे पास होता है करंट एसेट। एंड इसी तरह से एक हमारे पास होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक हमारे पास होती है करंट लायबिलिटी, और एक होती है करंट लायबिलिटी। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या होती है? सर अभी जरा समझ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। सर हमारे पास करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी आमतौर पर यूजफुल लाइफ लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर होती है। सर हमारे पास नॉन करंट एसेट वो करंट एसेट होते हैं जिनकी आमतौर पर यूजफुल लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होती है, और वो चलते हैं हमारे पास एक साल से ज्यादा। सर नॉन करंट एसेट में हमारे पास लैंड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। सर करंट एसेट में हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है, ट्रेड रिसीवेबल आ जाते हैं, और हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस आ जाता है। ठीक है, हमारे पास फिर आती है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या होती है? सर नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास वो लायबिलिटी होती है जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन, आमतौर पे मोर देन वन अकाउंटिंग, जो हमारे पास हमें पे करना होता है, सॉरी लायबिलिटी है। हमारे पास करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हमें आमतौर पर एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, और जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है हमारे पास वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जिसको हमें आमतौर पर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में पे करना होता है। सर अगर मैं इसकी छोटी छोटी सी बातें लिख दूं, अगर मेरे पास मैं बात करूं नॉन करंट एसेट की, तो सर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? एक मिनट मुझे दीजिएगा, जरा मैं ये मैसेज कर दूं। अच्छा सर, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉन्ग टर्म रिसोर्स, लॉन्ग टर्म रिसोर्स लिख दें, ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा इसमें सर हमारे पास और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं? अच्छा दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर पीरियड। अच्छा सर इसकी एग्जांपल क्या होती है हमारे पास? सर इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, अच्छा इसमें ना हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। खैर हमारे लेवल पर वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं सर, उसमें हमारे पास एक होता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट और एक होता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। सर इनटेंजिबल में हमारे पास गुडविल वगैरह होती है, पेटेंट ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं, और हमारे पास टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह। अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास होते हैं, एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स,
और एक हमारे पास होता है इंटेंजिबल। उसको लिखें इधर, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अच्छा सर, टेंजिबल में हमारे पास क्या क्या आ सकता है सर? यहाँ पर हमारे पास आता है लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर हमारे पास आता है ट्रेडमार्क्स। ओ सॉरी, ट्रेडमार्क्स तो वहाँ पर आएगा ना, व्हीकल्स वगैरह। और हमारे पास यहाँ पर आप लिखते हैं इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। सर यहाँ पर हमारे पास आ सकता है गुडविल। ठीक है जी, गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। यहाँ पर हमारे पास आता है सकता है ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। ये इनकी एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे पास आ सकता है पेटेंट्स। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा ये हमने बात कर ली सर, डिस्कशन कर ली नॉन करंट एसेट की। लॉन्ग टर्म रिसोर्स होते हैं जो कि बिजनेस ओन करता है, ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं आपको। एक इसी तरह से सर करंट एसेट की बात करूं तो सर मेरे पास करंट एसेट क्या होते हैं? सर करंट एसेट मेरे पास एक तरह से मैं कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। सर ये शॉर्ट टर्म होते हैं। एंड हमारे पास का क्या होता है सर, ये हमारे पास लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को कॉपी करूं यहाँ से और मैं इसको लिख दूं रिसोर्सेस, रिसोर्स, या इसको शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म रिसोर्स owned by the business that is expected to provide economic benefit for less than one accounting period। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास? सर इसकी एग्जांपल हो सकती है कैश एट बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, ठीक है जी। और हमारे पास क्या हो सकता है सर? ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, और सर हमारे पास इधर एक चीज और थी जो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, अभी मैंने प्रीपेड जब पढ़ाया था तो प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कैपिटल पर चलते हैं। चलें सर, अब हमारे पास तीसरी चीज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारे पास हमने एसेट देख लिया, करंट नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अब हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल को मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि ओनर की इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर हम यहाँ ये लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा चल चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें देखेंगे एक चीज है, पूरा एक पैटर्न है, सिनेरियो है, इसको मैं यहाँ से मैं एक समझा देता हूँ कि सर देखिए, एक होता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सर ये ओपनिंग कैपिटल होता है एक बंदे का पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया हुआ था, साल भी बिजनेस में रखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा सर, इसमें इसने फर्दर एड ऑन किया होगा, जो प्रॉफिट कमाया होगा वो भी तो इसी का है, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। और सर हम इसमें से लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। क्योंकि वो पैसे वो अपने उसमें से ले गया, अपने उसमें से वो उसने ड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो सर वो हमारे पास ड्रॉइंग्स कहलाती हैं। आमतौर पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हमारे पास ये हो गया कैपिटल, इसमें हमने ऐड कर दिया और ड्राइंग को लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है नेट कैपिटल, जो कि बिजनेस में अभी तक मौजूद है, और वो फिर हम लेके जाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। सर फिर हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। सर ये नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? ये जो अमाउंट्स होते हैं ओल्ड बाय द बिजनेस, और सर ये हमारे पास जो कि आपको पे करने होते हैं, विच आर नॉट ड्यू, उसको ओपन कर लें, विच आर नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट
विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। सर आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पर डिबेंचर्स होते हैं, मोर्गेज होते हैं। सिंस डिबेंचर मोर्गेज मोर्गेज की बात करते हैं, डिबेंचर हमारे पास यहाँ पर इररेलेवेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख भी नहीं रहे, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर एक लास्ट चीज है जिसका नाम है करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं ये जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, और ये आपको कब पे करनी होती हैं, इसको आपने अमाउंट ओड होते हैं बाय द बिजनेस। इसको मैं अगर यहाँ लिखूं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और इसकी डेफिनेशन देख लें आप, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। और सर आपको इसको रीपे करना होता है विच आर ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। सर इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स। आई होप आपको ये याद होगा, मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी पढ़ाया था। मैंने आपको दो चीजें और लास्ट क्लास में बताई थी, इसमें एक हमारे पास था एक्रूड एक्सपेंस, और मेरे पास था प्रीपेड इनकम या एडवांस इनकम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। अच्छा सर चलें, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। आया था, अच्छा, मोहम्मद शाह आलम। मैं हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, एज अ बीइंग अ सोल ट्रेडर मैं बना रहा हूँ। सर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको ये बताया भी था कि ये एजेट पे बनती है, एजेट 31 दिसंबर 2024, ठीक है जी। सर सबसे पहले मेरे पास आती है यहाँ पर हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, इसको हम चेंज कर लेते हैं पेन। मेरे पास सबसे पहले हेडिंग आती है एसेट्स की, और उस एसेट में मेरे पास आता है नॉन करंट एसेट सबसे पहले, ठीक है जी। सर यहाँ पर मेरे पास लेट से मैं दो एग्जांपल देता हूँ, लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक ही साथ लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास क्या आता है सर, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। ये नेट बुक वैल्यू पर होगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर नेट बुक वैल्यू की बता नहीं रहा कि इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन आपको मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, आपने मेरा डेप्रिसिएशन वाला लेक्चर भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह कर दें, एंड इसको इस तरह कर दें। यहाँ पर आ गया सर मेरे पास अमाउंट, इसका इसका इसको हम टोटल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा टोटल नॉन करंट एसेट के, ठीक है सर। फिर हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट में सर मेरे पास अगेन चार पांच नाम है जो मुझे याद रखने हैं, हर सवाल में होंगे। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने आपको ना एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम प्रीपेड इनकम वाली बात समझाई थी सर। हम उसको कलेक्टिवली बोलते हैं अदर रिसीवेबल, ठीक है, अदर रिसीवेबल। तो सर यहाँ पर मेरे पास इफेक्टिवली प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम एंड एक्रूड इनकम दोनों यहीं पर ही आ जाती है कलेक्टिवली। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। सर अब हम इनका सम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक अमाउंट आएगा, और जब हम इन दोनों अमाउंट का सम करेंगे
जो हमारे पास नॉन करंट एसेट का अमाउंट था और करंट एसेट का अमाउंट था, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टोटल एसेट। याद रहे सर, ये हमारे पास था करंट एसेट, ये हमारे पास था नॉन करंट एसेट, एंड देन सो ऑन, ये हमारे पास हो गया टोटल एसेट। अगर आप कहें तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास था नॉन करंट एसेट, ये हमारे पास है करंट एसेट, और ये हमारे पास कलेक्टिवली बन गया है टोटल एसेट। सर अब हम बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी की। सर हमारे पास सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल। ठीक है। अच्छा, कैपिटल मैंने भी आपको बताया था सर, इसमें हम ऐड ऑन करते हैं, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और हम यहाँ पर लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स को। ठीक है जी, तो सर ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कैपिटल आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे ये हो गया कैपिटल। ठीक है जी, फिर हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बैंक लोन को, लॉन्ग टर्म है कीपिंग इन माइंड, एंड देन सर फिर हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी। सर यहाँ पर मेरे पास ट्रेड पेबल्स हैं, अदर पेबल्स हैं। अदर पेबल्स की मैंने अभी आपको समझाया भी था सर, अदर रिसीवेबल समझाया था। अदर पेबल में क्या आएगा सर, एक्रूड एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम। सर आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐड ऑन करें। फिर हमारे पास एक और चीज जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम जब इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, ये अमाउंट हो गया करंट लायबिलिटी का। अब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नॉन करंट प्लस इक्विटी। सर ये हमारा आ गया कैपिटल, नेट कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई नॉन करंट लायबिलिटी, और ये हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। और ये हो गया, इसको मैं कहता हूँ कलेक्टिवली इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है सर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मेट है पूरा करना नोट से, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलें सर, ये क्या कहते हैं, इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इंट्रोडक्शन। A statement of financial position shows the assets of a business, ठीक है, what the business own and what is owing to the business, and liabilities of a business, what the business owes on certain date, एक particular date पर। ठीक है, the asset shows the resources are being used and the liability show where they from come। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसेट शो करता है हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, कि आपने रिसोर्सेज कैसे यूज किए हैं। और सर लायबिलिटी क्या शो करता है, सर लायबिलिटी शो करता है वेयर दे कम फ्रॉम, और वो रिसोर्सेज आए कहाँ से हैं, वो लायबिलिटी शो करता है। सर फिर हम कहते हैं एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सर अभी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया, बहुत मतलब सिंपली मैंने इसको नोट्स बनाकर आपको सिखा दिया। अच्छा, इसको हम इसको इस तरह से इसका डिटेल्ड वर्जन देख लेते हैं यहाँ पर, और इसको read कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसको इधर ले आए सर। नॉन करंट एसेट है सर हमारे पास, और एक हमारे पास करंट एसेट। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको फर्दर इसको किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट में हमारे पास एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट है और एक इनटेंजिबल। अभी हमने इसको इसको रीड किया, 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा ताकि मैं इसको सेट कर लूँ। ठीक है सर।
तो कर लें कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स। नॉन करंट एसेट में क्या होता है सर? टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, ठीक है। टेंजिबल में क्या होता है? नॉन करंट एसेट आर लॉन्ग टर्म एसेट विच आर ऑब्टेन्ड फॉर यूज रादर देन फॉर रीसेल। सर आपने इसको इस्तेमाल के लिए लिया हुआ होता है, ना कि आप इसको रीसेल करें। दे हेल्प द बिजनेस कैन टू अर्न रेवेन्यू। इसमें एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इसको देख लीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्सर्स वगैरह। इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इट इज यूजुअल फॉर द नॉन करंट एसेट टू बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सर ये अब एक ऑर्डर की बात बता रहा है, खैर हमारे लिए ये इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको जब भी लिखे ना तो आप लिक्विडिटी के हिसाब से लिखिएगा। दिस मीन्स द मोस्ट परमानेंट एसेट, मतलब अगर लैंड है तो आप लैंड को सबसे ऊपर लिखिएगा, और जो लेस परमानेंट है यानी कि मोटर व्हीकल उसको सबसे नीचे लिखिएगा। ये एक ऑर्डर बता रहा है। अच्छा, इस ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई बात। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है सर? फिर हमारे पास है करंट लायबिलिटी। ओ, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इस इंटेंजिबल्स को भी रीड कर लेते हैं जरा जल्दी से। अच्छा जी, ये इसको सही कैसे करेंगे? एक मिनट मुझे चाहिए। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होते हैं सर? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है, विच डू नॉट हैव मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है, इसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हाउएवर दे बिलोंग टू द बिजनेस, डू नॉट टू हैव वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, फिर हमारे पास क्या होता है? सर फिर हमारे पास होता है एग्जांपल्स क्या है इसकी? गुडविल है, मैंने आपको बताया था, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स एंड सो ऑन। इसको हम भी इसी तरह से लिखते हैं। अभी इसके ऑर्डर की बात करना चाहें तो करें, नहीं करना चाह रहे तो ना करें, लेकिन हम इसको अलग अलग क्लासिफाई करके लिखते हैं। आपके पास इसमें नहीं आएगा कि इसमें टेंजिबल कौन सा था, इनटेंजिबल कौन सा था। सिंपली बस हमें क्या करना होगा सर? हमें इसको सिंपली अलग अलग करके रखना होगा। चलें सर, अब हम बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट क्या होते हैं? सर करंट एसेट वो एसेट होते हैं, अभी हमने डिस्कस, पास हमारे पास जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से कम होती है, ठीक है। हाँ, जिसकी 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 हम इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे 1 साल से कम पर, ठीक है। ये आ गया करंट एसेट की फाइल, आ जाए। सर ये कहते हैं करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स बिकॉज दे अराइज फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिजनेस, देयर अमाउंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं एग्जांपल्स क्या है सर? अभी हमने डिस्कस की इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और कैश, ठीक है सर, ये चार इसकी एग्जांपल्स हैं। या फिर वही बात कर रहा है कि आप इसको इस तरह से देखें, जो लेस लिक्विड और लीस्ट मोस्ट लिक्विड वाले फॉर्म में लिखें। इसको देख लीजिएगा, इसको अगर याद समझना हो इस तरह से समझ लीजिएगा, लेकिन इसको कोई मतलब जरूरत नहीं है हमारे पास, इसका बस इसी हद तक काम आता है, ठीक है, कि बस इसको लिखना है एक ऑर्डर में। चलें सर, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह की। ये आ गई हमारे पास लायबिलिटी। सर ये क्या कह रहे हैं, इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं लायबिलिटीज। अच्छा, इसमें ना ये मिस्टेक हुई है कि ना कैपिटल को भी लायबिलिटीज में लिख दिया है, ठीक है, तो हम कैपिटल को अलग से लिखते हैं। कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ठीक है, टू द ओनर। क्या ये बात समझ में आती है? और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है सर? नॉन करंट लायबिलिटी आर अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस आर नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। सर ये भी हमने बात कर ली थी ऊपर ही, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन और मॉर्गेज की बात कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, करंट लायबिलिटी क्या होती है सर? अगेन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमारे पास, जिसकी जिसको हमें पे करना होता है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है सर। इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। ओहो, ये तो गलत आ गया। ये आ गई लायबिलिटी की डेफिनेशन। कहते हैं करंट लायबिलिटी आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी सिंस करंट लायबिलिटीज लाइक करंट एसेट्स अराइज फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
इसी तरह अमाउंट ओड बाय द बिजनेस विच आर ड्यू फॉर रिप्रेजेंट नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है सर, इसमें हमारे पास स्टेट पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह आते हैं। तो ये एक बस कुछ ऑलरेडी इस पर बहुत डिटेल में बात कर ली थी हमने, बस इसको एक नज़र डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया सर, अब सर कल हम इस पर करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक अच्छा सवाल करेंगे। ठीक है, जो कि आपके फेवर में मोस्ट लाइकली है कि उसी तरह से उससे मिलता जुलता सवाल आएगा। ठीक है, तो हम एक आसान सा सवाल कर लेंगे और हम फिर उसके बाद फिर हम पास पेपर के भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हमारे पास ये चैप्टर कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।